नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको अपने पढ़े प्रश्नावली 3.5 और आगे से करो। निम्नलिखित समीकरणों के युग में किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में इसे बीजगणित विधि से हल करें। देखिए ये सब 4 सवाल है और कुछ सवाल जो है हम और दूसरे किताब से भी रखे हैं। ठीक है, अब इसको बनाने से पहले आपको कुछ फार्मूला चाहिए। ठीक है, फार्मूला याद होने चाहिए, समझे कि नहीं। इसे यहाँ देखिए बताए थे, निकाय का अद्वितीय हल होगा, यूनिक हल कब होगा, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। और इस स्थिति में रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, संगत या अविरोधी होता है, यानी कंसिस्टेंट। ठीक है, दूसरा है निकाय का अपरिमित रूप से अनेक या अनंत या अनगिनत हल होगा, इनफाइनेटली मेनी हल होगा यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब तीनों बराबर हो तो अनेक हल होगा। और उस स्थिति में रेखा संपाती होती है और समीकरण आश्रित होता है। क्या होता है? आश्रित होता है। तीसरा एक कंडीशन है, निकाय का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा कब? जब a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c। इस स्थिति में रेखा समांतर होगी ग्राफ वाला और असंगत या विरोधी होगा, इनकंसिस्टेंट। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। समझे? इतना सा फॉर्मूला है, ये तीनों स्थिति आपको याद होगा तब इस चैप्टर को आप बना सकते हैं। ठीक है, आइए हम कुछ आगे आपको बताते हैं इसमें। और साथ में उसको कहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणित विधि से हल करना है। इस विधि से बीजगणित विधि से हल करना है, समझिए। सबसे पहले हम पहले जांचेंगे पहले कि कौन सा हल प्राप्त हो रहा है हमको। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हमको आपको याद दिला दें, दो चररैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, कैसे बोलेंगे इसको बताए थे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होना चाहिए और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब दो चररैखिक समीकरण का यही आपको जनरल फॉर्म होता है, मतलब व्यापक रूप। ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप मान इसमें लिख सकते हैं। आइए हम लोग बताते हैं आपको। अब यहाँ देखिए, हमको इसमें मान लिखना है। जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आप, एक नंबर है, एक का एक क्या लिखा हुआ है, x - 3y - 3 इक्वल टू 0 और 3x - 9y और -2 इक्वल टू 0। देख रहे हैं, यह दोनों समीकरण है। इसमें हमको क्या करना है, पहले इसका मान रखना है। यहाँ समझिए, x के बगल में a1 का मान होता है ऊपरला समीकरण में। यह मान सकते हैं, इसको समीकरण 1 कह सकते हैं, इसको समीकरण 2 कह सकते हैं। ठीक है, तो एक ऊपरला समीकरण में x के बगल में a1 का मान होता है। यहाँ देखिए ऊपर वाला समीकरण में x के बगल में यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो x लिखा है, मतलब एक x है। क्या है? एक x है। तो यहाँ पे हम लोग जब यहाँ हेयर माने यहाँ हम लोग a1 का मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x के बगल में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो क्या रहता है? एक रहता है, एक लिख लिए। अब b1, अब यहाँ b1 y के बगल में, यहाँ देखिए b1 y के बगल में है मान, यहाँ y के बगल में कितना है? 3 लिखा हुआ है, यहाँ -3 लिखेंगे, यहाँ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अब बच गया तो c1 का मान है। ठीक है, अब यहाँ देखिए a2 निचला समीकरण में, दूसरा समीकरण देखिए, x के बगल में a2 का मान होता है। अब x के बगल में क्या लिखा हुआ है? यहाँ देखिए 3 है, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा? 3 और फिर b2। अब b2 कहाँ है? यहाँ देखिए y के बगल में
यहाँ वाई के पावर में क्या है, -9 है, तो -9 लिखेंगे। और C2 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ C2 यहाँ है ना, तो -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब हम लोग इससे तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, और तुलना करने पर देखेंगे किस स्थिति में आ रहा है, उस अनुसार हम कह सकते हैं कौन सा हल है, ठीक है। अब यहाँ तुलना करिए, पहले लिखिए यहाँ पे A1 बटा A2 बराबर, अब A1 कितना है, 1 है, A2 कितना है, 3 है। अब दूसरा स्थिति, अब लिखिए B1 बटा B2 बराबर, B1 कितना है, -3, अब B2 कितना है, -9, यहाँ देखिए -9 है, क्या लिखा हुआ है, -9। अब कटा सकते हैं, देखो माइनस से माइनस गया, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, ये भी बराबर आ गया। चलो अब इसको निकालते हैं, C1 बटा C2, अब C1 का मान है -3 और C2 का मान -2, और कुछ तो नहीं कट सकता, लेकिन माइनस माइनस कट सकता है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना है, 3/2। अब यहाँ क्या देखते हैं, A1 बटा A2 1/3 है, B1 बटा B2 भी 1/3 है, मतलब A1 बटा A2 दोनों जो है बराबर हो गया, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं हुआ। तो इसको हम लोग लिखेंगे, क्योंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, और C1 बटा C2 तो बराबर नहीं है ना, नहीं ना है, यहाँ लिखेंगे, इस तरह बराबर लिखे काट देंगे, डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। और इस स्थिति में अगर आता है, अभी आपको याद दिलाए थे, अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 को बराबर हो और C1 बटा C2 बराबर नहीं हो, तो कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। समीकरण नहीं ना करा है कि किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, या किसका अनेक हल, और किसका हाँ अनेक हल है, तो उस स्थिति में अद्वितीय रहेगा तो उसको हल करना है आगे। आया समझ में, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्या लिख सकते हैं, कोई हल नहीं है, यहाँ लिखेंगे निकाय का कोई हल नहीं है, निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, क्या है, कोई हल नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहा था, क्या कहा था कि अद्वितीय की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से हल करें। अद्वितीय हल नहीं ना आया है, कोई हल नहीं है इसमें। अद्वितीय हल होता तो इससे आगे हम लोग हल करते, लेकिन अद्वितीय नहीं आ रहा है, इसलिए लिखेंगे यहाँ आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बता दे बोली तो, क्या लिखा हुआ है, 2x + y। एक और बात, पहले यहाँ कुछ बातें देख लीजिए, नोट में कुछ बातें देख लीजिए। सबसे पहले आपको अगर ब्रज गुणन विधि से हल करना है, किस विधि से, ब्रज गुणन विधि, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इसमें कैसे होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो सबसे पहले हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ हम x लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे B1 और B2 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे क्या, C1 C2, सही है, ठीक है ना, हाँ C1 C2। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे A1 A2, और यहाँ क्या लिखेंगे, फिर B1। इस तरह हमको फ्रेम बना लेना है, और इसके बीच में 1 लिखना है, और इसके ऊपर y लिखना है, और इसको कोना कानी गुना करना है। क्या करना है, कोना कानी गुना करके और घटा लेना है, कोना कानी गुना करके क्या कर लेना है, घटा लेना है। आइए अब यह आपको मान लीजिए कुछ आपका फार्मूला हो गया, क्या हो गया, फार्मूला हो गया।
जब भी हम ब्रज गुणन विधि से हल करते हैं तो इतनी सी बात हमको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम 2 नंबर सवाल बना रहे हैं, देखिए ये वाला है, देखिए क्या लिखा हुआ है 2x + y = 5 लिखा है। सबसे पहले तो इस फॉर्म में हमको समीकरण होना चाहिए, = 0 होना चाहिए। इस फॉर्म में हमको समीकरण आना चाहिए, तो हम इस फॉर्म में लाएंगे इसको पहले, तो आपको पता है, ठीक है। कोई अंक बराबर में अगर इधर प्लस में है तो इधर आएगा था माइनस में। बराबर में अगर कोई टर्म अगर प्लस में लिखा हुआ इधर बराबर के इधर, तो इधर ले जाएंगे था माइनस में। अगर कोई टर्म यहाँ माइनस में लिखा हुआ इधर ले जाएंगे था प्लस में। कोई टर्म अगर इधर गुना में लिखा हुआ है तो इधर ले जाएंगे था भागा में। कोई टर्म अगर भागा में या बाटा में उसके नीचे चला जाता है, ठीक है। कोई टर्म अगर भागा में हो या बाटा में हो तो इसको उधर ले जाइएगा ना तो गुना में हो जाता है। 4 बात ध्यान रखिए। और आगे कोई टर्म अगर मान लीजिए स्क्वायर, मान लो 1 2 3 4 5, अगर कोई टर्म इधर स्क्वायर में है और स्क्वायर में से हट रहा है तो इन्हें जाएगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए है ये बी है, ए इधर अगर स्क्वायर में है तो इधर जाएगा तो कथी में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर यहाँ भागा ऐसे दे देंगे, ठीक है, ठीक है। अगर कोई टर्म यहाँ पर अगर रूट में है, इधर रूट में है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर बी है तो मैं इधर स्क्वायर हो जाएगा। बस जब भी हम लोग समीकरण का हल करते हैं, मतलब एक सही का मान निकालते हैं, तो हमको इतना बात ध्यान में रहनी चाहिए, तभी आप समीकरण का हल कर सकते हैं। साथ में चिन्ह नियम याद रहना चाहिए। चिन्ह नियम क्या है तो देख लीजिए, कुछ बाद में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। गुना का चिन्ह देखिए, गुना का चिन्ह नियम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। माइनस को माइनस से गुना करते हैं प्लस, ठीक है। प्लस को गुना करते हैं प्लस से तो प्लस, और माइनस को गुना करते हैं प्लस से तो माइनस, चाहे प्लस को गुना करिए माइनस से था माइनस। बस इतना सा बात जो है इसके साथ में अगर याद रहेगा तो आपको ब्रज गुणन कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। क्या समझे? अब इतना मिटा दे, हाँ ठीक है, चल रहने देते हैं, छोड़िए, हाँ ठीक है। मतलब जो भी नया वीडियो देख रहे हैं उतना बात अब अभी आप देखिए कैसे अप्लाई कर रहे हैं इसका, ठीक है। आइए 2 नंबर सवाल, किसका 2, 1 का 2 है। देखिए आपको बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख रहे हैं, इसका ये क्वेश्चन है, आपको बुक में क्वेश्चन है, इसी को हम लिख रहे हैं, ठीक है। 2x + y = 5, ऐसे लिखेंगे। 2x - y इधर आएगा तो -5। अब देखिए इस 5 को हम इधर लाए हैं, बराबर से इधर लाए हैं, देख रहे हैं, तो बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, देख रहे हो क्या, सीधे 5 लिखा है, मतलब क्या है प्लस में है, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, सीधी सी बात है क्या। मान लो समीकरण 1, ऐसे समीकरण 1 इसमें कोई काम नहीं रहता है, तथा यहाँ देखिए दूसरा समीकरण क्या है, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, 3x + 2y = 8, या 3x + 2y, और 8 को इधर लाना है, इधर तो प्लस में तो -8 हो जाएगा, = 0। आया समझ में, कोई दिक्कत? अब इसका तुलना कीजिए, पहले तो मान लिखिए, इसका यहाँ लिखिए मान, तो लिखिए यहाँ a1 = a1, ऊपरला समीकरण में देखिए x के बगल वाला a1 का मान होता है, तो x के बगल में क्या लिखा हुआ है, तो 2, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब b1 बराबर कितना है, इसमें कुछ नहीं है। अब बोलेगा सर जी कथी होगा, कुछ नहीं है सर, 0 थोड़े लिख देंगे, कुछ नहीं 0 होगा। यहाँ पर इसके बगल में 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, और c1 बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। आया समझ में, क्या हो जाएगा, -5। अब यहाँ लिखिए a1 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी a2 बराबर कितना हो जाएगा, 3, और b2 बराबर
और C2 बराबर -8। आया समझ में, तुलना कीजिए A1 बटा A2 बराबर A1 का मान कितना है 2, A2 कितना है 3। अब B1 बटा B2, B1 का मान कितना है 1, अब B2 का मान कितना है 2। अब क्या लिखिए C1 बटा C2, C1 का मान कितना है -5, देख रहे हैं। और C2 का मान -8, -8 गया, सीधे हो गया 5/8। अब देखिए क्या समझिए, A1 बटा 2 बटा 3 है, A1 बटा A2। अब B1 बटा 1 बटा 2 है, मतलब पहला जो है दूसरे के बराबर नहीं है। तो पहला जब दूसरे के बराबर नहीं है, A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, तो इस स्थिति में अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा वो? अद्वितीय हल होगा। आगे बढ़ के वीडियो करना। क्या होगा? निकाय का अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल आ गया तो उसको ब्रजगुणन विधि से हल करना है। क्या करना है? ब्रजगुणन विधि से हल करना है। अब इस तरह बना लीजिए, x होगा, b1 होगा, b2 होगा, b2 होगा, y होगा, a1 होगा, a2 होगा, फिर होगा b1 होगा, b2। इस तरह बना लेना है, समझे कि नहीं? इस तरह याद रखिएगा। ऐसे गुना करना है हमको, घटाना है, गुना करना है, फिर घटाना है, गुना करना है और घटाना है। इसके सामने 1 होगा, इसके सामने y होगा, इसके सामने x होगा, ये क्या होगा? y होगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे पहले हम x इसके सामने लिख रहे हैं। अब हम लोग b1 का मान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? b1 कह रहा है b1, तो ऊपरला में x है, निचला भी x है। निचला वाला समीकरण में x के बगल में a1 a2 होता है। यहाँ a1 हो गया, ऊपर a1 हो गया, a2 हो गया। अब b1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो तो 2 लिखा हुआ है। अब b2 b1 ना है, तो b1 पूछना 1 होगा, b1 1 होगा, b2 2 होगा। और फिर c1, देखिए c1 की जगह -5 है, तो लिखेंगे -5 और c2 -8। क्या ना जी? देखिए ठीक है। अब y वाला, अब a1 कितना है? a1 तो 2 है, और a2 कितना है? 3 है। क्या जी? अब फिर b1 b2 कह रहा था, फिर हो जाएगा 1, अब फिर हो जाएगा 2, यहाँ पे इसके सामने 1 हो जाएगा। मान सही है। देखिए इसमें समझ का मान लिख लेंगे, ठीक है। तो वहाँ मान लिखे हुए थे। अब इसको गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। ठीक है। तो पहले x लिखेंगे बाटा, ठीक है, गुना करना है। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 8 एकम 8। आप चाहे तो इसे गुना में इसको सजा सकते हैं, ऐसे 1 गुना 8 कर सकते हैं, -8। अब बीच में माइनस लिखना है, घटाना है, उसको b1 b2 ऐसे गुना करना है। 2 गुना -5, फिर बाटा, और ऊपर तो y है, y लिखे, ऐसे गुना करना है। तो -5 गुना है 3, अब बीच में माइनस होगा, बीच में अब ऐसे गुना करना है। अब देखिए तो माइनस है, फिर माइनस लिखना है, तो इसको घेर के लिखिए, -8 और गुना है 2 हो जाएगा, बराबर ऐसे 1, और हो जाएगा ये 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 1। क्या समझे? 8 एकम -8 और माइनस में प्लस, 5 दूना 10, y 5 तिहाई -15 और माइनस प्लस 8 दूना 16। ठीक है। अरे माइनस में प्लस हो गया, 8 दूनी 16, 1 हो गया, 2 दूनी 4, 3 एकम 3। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, x बाटा, देखो एक प्लस एक माइनस है, जोड़ का नियम बताए थे, प्लस में से घट जाएगा, 10 में से 8 गया, प्लस में 2 हो जाएगा। चिन्ह सब ठीक है जी? हैं? चिन्ह सब ठीक है ना? ऐसे क्या मान सही रखा है ना? A1 का मान यहाँ कितना है? 2, A2 का मान 3,
अब B1 का मान 1, B2 का मान 2, ठीक है। और C1 का मान ठीक है, सब ठीक मान रखा है। देख लेते हैं फिर भी 8 है कम 8, ये से हो गया। आई हो गया, माइनस तो यहाँ लिखना ही है, ठीक है। 5 दूनी 10, ठीक है। प्लस में 2 होगा क्या जी, है 5 C2 माइनस 8, A1 जो है A2 3 है, ये ठीक है, एकदम सही है। चलिए पीछा मुड़ कर नहीं देखने का है। ऐसे गुना कि 8 है कम 8, 5 दूनी माइनस 10 माइनस में प्लस, ठीक है। 5 आई 15 माइनस में 8 दूनी 16 भी माइनस है, माइनस में प्लस हो गया, ठीक है। 2 दूनी 4 दिन एकदम ठीक है। चलिए अभी इसको देखो, 16 में से 15 गया, 16 में से 15 गया 1, लेकिन प्लस में 1/1 हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया 1/4 में से 3 गया 1, ठीक है। ऐसे आ गया। अब लेंगे प्रथम और पहला और तीसरा पद को ले लेंगे। तो पहला पद कितना है, x/2 है, तीसरा पद क्या है 1/1 है। अब इसको कोना का नहीं गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे, 1 से कम 1 और 2 से कम 2, कोई दिक्कत। x का मान आ गया हमको, अरे xy का मान निकालना है ना। अब हमको क्या निकालना है, अब लिखेंगे दूसरा तथा तीसरा पद से। अब दूसरा क्या है 1/1, ये भी है 1/1, ऐसे गुना होगा ना। तो 1 एकम 1, सॉरी यहाँ पे y था ना, यहाँ y हुआ, गलती लिखा गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे y था बीच वाला, ठीक है, बीच वाला y था तो हमें y लिखना चाहिए था। यहाँ पे प्लस है, 12 वाला प्लस, इसलिए प्लस के चिन्ह होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 3 है, ठीक है। अब ऐसे गुना तो y बराबर 1 एकम 1। अब x का भी मान आ गया, y का मान xy का मान निकालना है ना। यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 2, आंसर है जा, ठीक है। आजकल ज़्यादा ब्रज गुणन विधि से पूछ रहा है एग्जाम में। पहले प्रतिस्थापन ज़्यादा पूछता था, अब ज़्यादा ब्रज गुणन पूछ रहा है, समझे कि नहीं। तो आपको प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रज गुणन सारा विधि बनाने आना चाहिए, समझे। एग्जाम में आपको 2 नंबर का पूछता है, समझे कि नहीं। और 5 नंबर का ग्राफ होता है, 5 और 2 7 नंबर, फिर ऐसे ऑब्जेक्टिव होवे करता है, लगभग 10 नंबर प्लस होता है। लेकिन आपको सवाल कम से कम आएगा तो इसके 14-15 नंबर के आएगा। और 100 को सवाल में आपको 50 नंबर बनाना है, तो ओरिजिनल 10 नंबर का होता है चैप्टर, लेकिन आपको क्वेश्चन लगभग आएगा दुगुना आएगा, दुगुना थोड़ा सा कम, ठीक है। अब इसमें आगे आप बनाइएगा, हल कीजिएगा, ठीक है, बनाइएगा। आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।